हेलो मानवा बड़ी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलिक्सर ऑफ द सन की, और ये है इस मानवा का पार्ट 12। अगर आप इस कहानी में नए हो तो कहानी है हमारी फीमेल लीड बायान की, जो एक ऐसी लड़की है जो सीओ लोगों के बीच एक आउटकास्ट है। सीओ वो लोग हैं जिनके पास दूसरों को हील करने की शक्ति होती है, लेकिन बायान के पास ये पावर नहीं है, इसीलिए सब उसे बेकार समझते हैं। उसे भेज दिया जाता है धन के कोर्ट में। धन जो ग्रेट सन एम्परर कहलाता है। एम्परर धन पर एक श्राप है जिससे उसे कभी ख़त्म ना होने वाली खून की प्यास लगी रहती है, और इसी के चलते वो अपनी कॉन्कुबाइंस को भी बिना दया के मार डालता है। जब बायान एम्परर के महल पहुंचती है तो लगता है जैसे उसका नसीब लिखा जा चुका है और धन हमेशा के लिए पागलपन में जिएगा, लेकिन शायद बायान और धन मिलकर एक दूसरे की किस्मत बदल पाए। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा कि करण बायान को बताती है कि सीओ लोग के पास ओरिजिनली खुद को हील करने की शक्तियाँ का वरदान था। कहीं और जूयल एम्परर को बता रहा है कि मेरिट बेस्ड सिस्टम अगले महीने अनाउंस करा जाएगा और उसका एग्जाम अब से 3 महीने बाद होगा, लेकिन एम्परर कहते हैं कि एग्जाम भी 1 महीने के बाद ही करवाओ। ये सुन जूयल सोचता है कि एम्पायर के बाकी सारे एग्जाम्स करने से कम 6 महीने या फिर 1 साल का नोटिस दिया जाता है। एग्जाम को 3 महीने में करवाना खुद में ही एक एक्सेप्शन है, लेकिन एम्परर इसको और भी ज़्यादा जल्द ही करना चाहते हैं। ऐसे एग्ज़ाम के लिए तो कौन ही प्रिपेयर कर पाएगा। जूयल एम्परर से कहता है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने को बस 3 महीने देना ऑलरेडी काफ़ी कम वक्त है। अगर इस वक्त को और भी छोटा करा जाए तो एप्लीकेंट्स ही कम हो जाएंगे। एम्परर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि अगर वैसा है तो वैसा ही सही, लेकिन जूयल फिर एक बारी एम्परर को समझाने की कोशिश करता है कि सारे नोबल्स को एक ही बारी में पनिश करने के लिए उनको नए ऑफिसर्स में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चाहिए होगा। इन्हीं वजहों के चलते पहले भी ऐसी कोशिशें नाकाम हो चुकी है। एम्परर कहते हैं कि नोबल्स को ज़्यादा वक्त देने से अच्छा तो वो एग्ज़ाम में लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने को दूसरे रास्ते ढूंढ लेंगे। जूल पूछता है कि क्या ये सब लेडी जोंगिन यानी कि बायान की सेफ्टी के लिए हो रहा है। एम्परर उसको कुछ नहीं कहते तो जूल कहता है कि योर मैजेस्टी, आप प्लीज़ याद रखिए कि हर हाइनेस को आपके बराबर लेवल का प्रोटेक्शन मिल रहा है, और इतने ज़रूरी मामले को ऐसे एक कॉन्कोबाइन के बेसिस में डिसाइड करना। एम्परर उसको वही रोक लेते हैं, और ये बात काफ़ी साफ है कि वो अब बहुत ही गुस्सा हो चुके हैं। ये देख जूल चुपचाप लग जाता है और वो एम्परर की बात मान जाता है। एम्परर को पता है कि जब मेरिट बेस्ड सिस्टम अनाउंस करा जाएगा तब नोबल्स को पता चलेगा कि उनकी ज़िंदगी दांव पर लगा है, इसीलिए खुद को बचाने को वो लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे, जिसका मतलब नए एप्लीकेंट्स को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने को जितना वक्त मिलेगा उतना ही वक्त नोबल्स को नई साजिशें बुनने को मिलेगा, और ये बात बायन के लिए अच्छा नहीं होगा। नोबल पहले ही किसी कॉन्कुबाइन के साथ मिलकर बायन पर रूबिन पाउडर का हमला कर चुके हैं। अब जबकि दांव पर उनकी पूरी ज़िंदगी लगा होगा तो वो लोग उससे भी कुछ बहुत बुरा प्लान करेंगे, इसीलिए नोबल्स बायन तक पहुंचे उससे पहले ही एम्परर को ये मामला निपटाना होगा। बायन के ऊपर हमला होने के बाद से ही एम्परर को बायन की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। उस हादसे को हुए 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी उसको याद करते वक्त एम्परर को डर लगता है। ये सोचना कि वो बायन के चेहरे को कभी फिर से नहीं देख पाएंगे, बस इस ख्याल से भी उनकी रूह कांप उठती है। उनको पछतावा होता है और गुस्सा आता है कि वो बायन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए एम्परर ने कसम खाया है कि अब वो बायन की हर हाल में हिफाजत करके रहेंगे। आखिर क्यों एम्परर को बायन के साथ ही अटूट रिश्ते के होने का एहसास होता है। बायन के ना होने का ख्याल भी एम्परर को काफ़ी दर्द करता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि मानो वो एक बड़े से समुद्र में खो चुके हैं जहाँ दूर दूर तक कुछ भी दिखाई ना दे। ये ख्याल उनको काफ़ी डराता है, और ये सब वो बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे, वो सच में ऐसा ही महसूस करते हैं। यहाँ हमें एक कहानी मालूम पड़ती है। भगवान के 3 बेटे थे। वो तीनों दुनिया में राज करने को एक आपस में हर वक्त लड़ाई करते थे। वो तीन एलिमेंट्स थे। तेमिरांग नाम का बेटा आग था, गायु ज़मीन से बना था, और न्योंग वा म्योल सोने से बना था। अपने इन 3 बेटों के बीच के झगड़े को रोकने के लिए भगवान ने सीओ को बनाया। सीओ पानी से बनाया गया था और उसमें एक वार्म एनर्जी था। सीओ के अंदर जो एनर्जी बहता था उससे उसको दर्द होता था। उस दर्द से आराम पाने को सीओ ने तेमिरांग को अपना खून दिया, गायु को अपनी आँखें और वा म्योल को अपने हाथ। लेकिन वो 3 भाई ग्रीडी होते गए और उन्होंने सीओ को नोच कर उसको बराबर के 3 हिस्सों में नोच लिया और एक एक पीस खुद के पास रख लिया। इस बात से गुस्सा होकर भगवान ने उन तीनों को सज़ा देने का फैसला करा, और उन 3 भाई जिन्होंने पछतावा करा और माफ़ी मांगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान ने उन तीनों को कहा, तुम लोगों ने सीओ का हर पार्ट पाने की ख्वाहिश रखी और उसने अपना सब कुछ तुम्हें दिया, अपने दर्द के अलावा। वो दर्द जिसकी वजह से उसने तुम्हें सब कुछ दिया, उसका वो दर्द अब मैं तुम लोगों को देता हूँ। अपनी आखिरी दिनों तक इसको याद रखना। इसके बाद तेमिरांग एक लाल ड्रैगन का रूप लेता है, गायु एक सफ़ेद चिड़िया का रूप लेता है, और न्योंगवा म्योल एक बड़े काले शेर का रूप लेता है। वो सभी बीस्ट है।
भगवान के बेटे मैग्निफिसेंट और मिस्टीरियस बीइंग्स है, लेकिन फिर भी वो सब एक जानवर का रूप लेते हैं। इन डिवाइन बीस्ट के अंदर उस शाप की वजह से अब इतना ज़्यादा पावर था कि उनको कंट्रोल करने को भी अब उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत होती। हिस्टोरियंस को लगता है कि ये सब डिवाइन विल है, ताकि भगवान के बेटे और इंसान के बीच का रिश्ता बराबर और मेल मिलाप का हो, ना कि डोमिनेशन का। मतलब ये कि भगवान के बेटे इंसान के ऊपर सुपीरियर ना होकर उनके साथ मिलकर रहे। लेकिन एम्परर को ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो जब भगवान के बेटे तेमिरंग, जो आग से बना था, जब उसने वादम एम्पायर यानी कि उनका एम्पायर को बनाया था, तब उसने अपनी कॉन्सोर्ट, अपनी प्रेमिका के लिए हेगे नाम नहीं चुना होता। एम्परर का मानना है कि भगवान के बेटे और इंसानों के बीच का जो रिश्ता है वो ज़रा डोमिनेशन का ही है। लेकिन जैसा कि लोग सोचते हैं, उसके ठीक उल्टा उन दोनों के रिलेशन में मास्टर इंसान है। अगर ऐसा ही है तो क्या रिश्ता है भगवान के बेटे, इंसान और सीओ के बीच? इन सब का इस बात से क्या ताल्लुक है कि एम्परर को ऐसा महसूस होता है कि वो बायन को सर्व करने को बाउंड है, मानो जैसे वो उनकी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करती हो, कि जैसे वो उनकी मास्टर हो। बात भले कुछ भी क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी क्यों ना हो जाए, बायन हमेशा एम्परर के साइड में रहेगी। उनको परवाह नहीं है कि वो कैसा अनजान शक्ति है जो उन दोनों को बांध कर रखता है। अगर उनका नसीब वो जानवर होना है जिसको अपने मास्टर से छूटने पर मरना होगा, तो यही बात का इस्तेमाल वो बायन को अपने पास रखने को यूज़ कर सकते हैं, तब भी जब बायन का उनके लिए प्यार ख़त्म भी क्यों ना हो जाए। बायन को अपने पास रखने को एम्परर कुछ भी करने को तैयार है, चाहे इसके लिए उनको कितना भी शेमफुल और घिनौना क्यों ना बनना पड़े। एम्परर ये सारी बातें सोच ही रहे हैं कि तभी एक मूखो वहाँ आ जाता है। एम्परर के ना बुलाने पर भी वो वहाँ आया है, तो एम्परर पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो मूखो एक स्क्रोल निकालता है और एम्परर को देता है। उस स्क्रोल में पारक का सिग्नेचर होता है। पारक को एम्परर ने बायन के पास की इंक्वायरी करने को भेजा था, यानी ये स्क्रोल में वो बातें हैं जो उसने बायन के बीते हुए कल के बारे में पता लगाया है। एम्परर उसको खोलते हैं और पढ़ते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो ये पढ़ काफ़ी गुस्सा है। वो तुरंत जूयल को सीओ के ऊपर लगा हुआ टैक्स को 10 गुना बढ़ाने को कहते हैं। जूयल कहने लगता है कि उतना सारा टैक्स तो वो लोग चाहकर भी नहीं पे कर पाएंगे। एम्परर कहता है कि वो टैक्स उनके ऊपर वार ना करने की कीमत होगी। क्या वो टैक्स चुकाने के बदले वादम एम्पायर से लड़ना पसंद करेंगे? लेकिन एम्परर फिर भी उन्हें प्रोटेस्ट करने का मौका ज़रूर देंगे। जूल पूछता है कि कैसा मौका, तो एम्परर कहते हैं कि अगर वो टैक्सेस के बारे में एम्परर से नेगोशिएट करना चाहे तो वो खुशी खुशी उनसे मिलने को तैयार है। लेकिन जो वो मीटिंग होगा उसमें वो सारे लोग होने चाहिए जिनका नाम पारक के भेजे हुए लेटर में है। जूल समझ जाता है कि नेगोशिएशन के नाम में एम्परर बस उनके लिए कोई जाल बिछा रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर एम्परर उनको फोर्स का इस्तेमाल कर कर वहाँ लाएंगे तो इससे उनके लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। ऐसा कर नेगोशिएशन के बहाने उनको ल्योर करना ही सही होगा। जूयल को ये बात थोड़ी खटकती है कि बस एक कॉन्कुबाइन के लिए एम्परर इतना सब कर रहे हैं, लेकिन उसके पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एम्परर अब बायन से ज़्यादा वक्त तक दूर नहीं रह पाएंगे। बस अगर वो एक बारी बायन को मुस्कुराता देख पाए तो उनके अंदर उभल रहा वो सारा गुस्सा और उनका वो सारा दर्द सब खत्म हो जाएगा। एम्परर अपने अटेंडेंट को उनको लेडी जोंगिन के क्वार्टर्स यानी कि बायन के यहाँ ले जाने को कहते हैं। तभी एम्परर को एक काफ़ी शार्प दर्द होता है उनके सर में, और वो तुरंत ज़मीन में गिर पड़ते हैं। उनका दिल भी ज़ोर ज़ोर धड़कने लगता है और उनकी सांसें भारी हो जाती है। लेकिन एम्परर इस हालत में भी उठते हैं और कहते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे, बस उनको अभी के अभी बायन के यहाँ जाना है। कुछ ही देर में एम्परर बायन के लॉज में पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर तो बायन वही बाहर पॉर्च में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन आज वो वहाँ नहीं है। तभी हसन, जो वहाँ गार्ड कर रहा होता है, वो एम्परर को बताता है कि आज बायन से मिलने को कोई आया था। एम्परर पूछते हैं कौन, तो हसन बताता है रावण की कॉन्कुबाइन, यानी कि आज भी करण बायन से मिलने आई थी। एम्परर पूछते हैं कि वो बायन से क्यों मिलने आई थी, तो हसन बताता है कि उन दोनों ने पढ़ाई की बातें करा। लेकिन हसन को जितना समझ आया उसे उसको लगता है कि करण बायन से दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। ये बात एम्परर को ठीक नहीं लगती। जब से करण आई है तब से ही वो एम्परर को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जाकर वो बायन से दोस्ती करना चाहती है। एम्परर को पता है कि करण का इरादा एम्परर के बिस्तर तक पहुंचना नहीं है। एम्परर इस मामले की तहकीकात करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सुयन अपने हाथों में कपड़ों का टोकरा लिए गुनगुनाते हुए चल रही है। वो चल ही रही थी कि तभी वो अपने सामने एम्परर को देखती है। एम्परर को देख सुयन घबरा सी जाती है और वो तुरंत झुककर बोलती है योर मैजिक, लेकिन एम्परर उसको चुप करने का इशारा करते हैं। सुयन हल्की सी घबराहट के साथ कहती है हमें आपके आने की कोई खबर नहीं मिली। एम्परर धीमी आवाज़ में जवाब देते हैं मैंने किसी को भेजा ही नहीं। उनकी नज़र अब एक पर्दे की तरफ जाता है। एम्परर पूछते हैं वो स्टडी में कब से है। सुयन भी धीरे से कहती है दोपहर से, जब से कॉन्कुबाइन करण उनसे मिलने आई थी। एम्परर फिर पूछते हैं उसने कुछ खाया।
सुयन सोचकर कहती है उनको ज़्यादा भूख नहीं थी तो बस थोड़ा आइस स्वीट ही खाया है। एम्परर फिर पर्दे के पास जाकर रुक जाते हैं। अंदर काफ़ी शांत है। बायान अपने काम में ध्यान लगाए बैठी है। ब्रश उसके हाथ में है और उसका ध्यान सिर्फ उस पेपर पर है। एम्परर चुपचाप उसे देखते हैं। वो सोचते हैं काफ़ी ध्यान लगा रखा है, शायद उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं। वो धीरे धीरे बायन के करीब जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी नज़र पड़ती है बायन पर जो ध्यान से लिखने में लगी होती है। पहले एम्परर को लगा था कि वो सच में कुछ लिख रही है, लेकिन जब वो करीब जाकर देखते हैं तो समझते हैं कि पेज पर बस रैंडम लेटर्स बने हुए हैं। सब कुछ लाइन में लिखा है पर उनका कोई मतलब नहीं निकलता। एम्परर थोड़ा क्यूरियस होकर पूछते हैं तुम क्या कर रही हो। बायन थोड़ी चौंक जाती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है ओह योर मैजेस्टी, आप कब आए। उसकी वो नरम मुस्कुराहट देखकर उनका दिल हल्का पड़ जाता है। एम्परर मन ही मन सोचने लगते हैं। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर लगता है जैसे सारे टेंशन और सर दर्द दूर हो गए हो। वो काफ़ी प्यार से बायन के माथे पर हल्की सी किस देते हैं। फिर वो मुस्कुराकर पूछते हैं लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस कर रही हो क्या। बायन थोड़ा शर्माकर कहती है हाँ कुछ ऐसा ही। एम्परर सोचने लगते हैं। एम्परर सोचते हैं कि शायद बायन बस मजाक में वो सब लिख रही थी, लेकिन वो इतनी मेहनत से लिख रही थी। तभी बायन कहती है मैजेस्टी, मुझे आपसे एक फेवर मांगना था। एम्परर पूछते हैं क्या, तो बायन कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्कुबाइन करन से लेसन्स लेना शुरू करूँ। बायन की ये बात सुनकर एम्परर के चेहरे पर एक हल्का सा गुस्सा उभर आता है। मन ही मन वो सोच रहे हैं कि बस 2 बार मिली है उससे और अभी से उसके पास जाना चाहती है। क्या करिश्मा है उसका। एम्परर पूछते हैं कि बायन क्यों उससे लेसन्स लेना चाहती है, तो बायन मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है कॉन्कुबाइन करन के हाथ बहुत खूबसूरत है। ये सुन एम्परर जेलस होते हैं कि बायन और कॉन्कुबाइन करन ने हाथ पकड़ा। बायन घबराकर तुरंत कहती है नहीं नहीं, मजाक था मजाक था। बायन कहती है कि जब कॉन्कुबाइन करन लिख रही थी तब उसने उसका हाथ देखा। बायन ने करन को इसलिए चुना है क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल है। वो एम्परर को बताती है कि करन को तो पानक सियो योन के सारे काम याद है और वो डॉक्ट्रिन ऑफ वाइज रूलिंग तक जानती है। बायन की आंखें चमक उठती है जब वो कहती है वो पुरानी कहानियाँ भी जानती है और इम्पीरियल लॉ भी। मुझे लगता है वो मेरे लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। एम्परर के दिल में कुछ खटक जाता है। वो सोचने लगते हैं मैंने तो सुना था कि करण को रॉयल घराने ने गूंगी होने के कारण निकाल दिया था, फिर उसने इतना सब कैसे सीख लिया। उनके मन में और भी एक सवाल उभरता है कि आखिर कब से लड़कियों को डॉक्ट्रिन ऑफ वाइज रूलिंग सिखाया जाने लगा। पहले तो बायन उनके साथ पढ़ना काफ़ी पसंद करती थी, आखिर इस औरत ने ऐसा क्या किया कि बायन का दिल बदल गया। वो साफ साफ काफ़ी जेलस है कि बायन किसी और से लेसन्स लेना चाहती है और वो तो बेचारे ये तक सोचते हैं कि आखिर बायन ने उनके बदले किसी अजनबी को क्यों चुना। क्या उनके साथ होने वाले लेसन्स बायन के लिए कोई मायने नहीं रखते। तभी बायन कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज थी कि पहले कभी नहीं कहा। मुझे पता था अगर मैं किसी और से सीखूंगी तो आपको कम देख पाऊंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपको इतना काम करते देखकर और बुरा लगता है। बायन बस नहीं चाहती कि इतने सारे कामों के बीच एम्परर उसको भी टाइम दे, क्योंकि ऐसा करने से उन पर ज़्यादा प्रेशर बनेगा। बायन एम्परर से कहती है कि वो उसे टाइम देने की चिंता ना करे। उसे पता है कि एम्परर बहुत बिजी है, इसीलिए बायन चाहती है कि जब तक एम्परर के ज़रूरी काम खत्म ना हो वो दोनों अपना अपना काम करें और सीधे शाम को मिले। बायान का उनके लिए ये प्यार और फिक्र देख एम्परर का दिल पिघल जाता है। अब तो मैं नाराज़ भी नहीं हो सकता। मैं खामखा जेलस हो रहा था, जबकि बायान पूरे वक्त बस मेरी फिक्र कर रही थी। और फिर बिना कुछ कहे एम्परर बायन को अपनी बाहों में खींच लेते हैं। बायन हल्की सी हंसी के साथ बोलती है योर मैजेस्टी, पर एम्परर बस अपनी आंखें बंद करके उसे गले लगा लेते हैं, जैसे पूरी दुनिया का सुकून उस पल में समा गया हो। एम्परर को बायन को गले लगाते हुए एहसास होता है कि बायन का वेट और भी ज़्यादा कम होते जा रहा है। बायन ये बात को अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन एम्परर उसको अच्छे से खाने को और खुद का ख्याल रखने को कहते हैं। बायन को देख एम्परर सोचने लग जाते हैं कि बायन कितनी अडोरेबल है। आखिर उसके गांव वालों ने बायन को क्यों बुरी तरीके से ट्रीट करा, और आखिर क्यों बायन वो बातें एम्परर को कभी नहीं बताती। उसके दिल में इतने सारे दर्द का बोझ है कि वो स्लीप वॉकिंग तक करती है, लेकिन फिर भी एम्परर को उसने एक बार भी उन बातों का जिक्र नहीं करा। आखिर क्यों। एम्परर बायन से पूछते हैं कि क्या उसने लंच करा, तो बायन कहती है हाँ, लेकिन एम्परर को पता है कि बायन झूठ बोल रही है, क्योंकि आते वक्त एम्परर को सुयन से पता चल चुका है कि उसने बस कुछ आइस स्वीट्स ही खाए थे। बायन कहती है कि मुझे सच में भूख नहीं लगी थी, गर्मी ने थोड़ा एपेटाइट ख़त्म कर दिया, वरना आमतौर पर तो मैं अच्छे से खाती हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। एम्परर कहते हैं मैं खुद देख लेता हूँ कि तुम्हारा वज़न ठीक है या नहीं। इतना कहकर वो बायन को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। बायन के गाल लाल पड़ जाते हैं। वो घबराते हुए कहती है अरे देखिए ना, सब किताबें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन एम्परर को किताबों की कुछ नहीं पड़ी, तो वो बस बायन को गले लगाते हैं और वो दोनों थोड़ा किस विस करते हैं।
नेक्स्ट सीन में बायन अपने कमरे में बैठी है। बायन किसी को अंदर आकर बैठने को कह रही है। उसने अपना नकाब नहीं पहना तो वो कहती है बस किसी को मत बताना कि मेरे चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। वहाँ उसे मिलने और कोई नहीं बल्कि कॉन्कुबाइन करण आई हुई है, जो आज से बायन की नई टीचर भी है। करण ने अपने साथ कुछ पेपर्स लाए हैं, जिसे देख बायन उसे पूछती है कि वो पेपर्स क्या है। करण बताती है मैथमेटिक्स, यही आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ योर हाइनेस। बायान आंखें बड़ी कर लेती है। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगा हम किताबें पढ़ेंगे और उनके थीम्स पर चर्चा करेंगे। करण मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे लगता है आपने ह्यूमनिस्टिक साइंसेस में काफ़ी कुछ सीख लिया है, अब समय है कुछ और सब्जेक्ट सीखने का। बायन तुरंत बोल पड़ती है, लेकिन अभी तो इतनी किताबें बाकी है, मैं सब पढ़ना चाहती हूँ। करण लिखती है, योर हाइनेस, आपका नॉलेज हर दिशा में बराबर बढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हमेशा एक आंसर होता है। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बायन उस पेपर को उलट पलट के देखती है और सोचने लगती है कि क्या ये सच में उतना इम्पॉर्टेंट है। फिर वो कागज़ के ऊपर लिखे साइंस देखकर फ्राउन करती है, प्लस साइन माइनस साइन और ये तीसरा क्या है, और ये सवाल इतने लंबे क्यों है। बायन पर तो मैं इस बात में काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ। मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद। आप सब भी कमेंट्स में बताना कि आपको मैथ सब्जेक्ट अच्छा लगता है या नहीं। करण बायन को वो सवाल एक बार ही देखने को कहती है। ये बस उसने बायन का करंट मैथ स्किल को परखने को बनाया है। बायन देखती है और उसे समझ आता है कि वो इनमें से बस 2/3 क्वेश्चन ही कर सकती है और उससे गिनतियाँ अपने हाथों से ही करना आता है। वो कुछ सवाल को सॉल्व करती है और करण को दिखाती है, लेकिन करण हैरान रह जाती है कि बायन ने सारे सवाल नहीं करे। बायन बताती है कि बाकी के सवाल उसे समझ ही नहीं आए। वो करण से कुछ सवाल पूछती है और करण उनका जवाब देती है। बायान को समझ नहीं आ रहा कि ये सब सीखने की ज़रूरत ही क्या है, ये सब आखिर कहाँ ही काम आते हैं। यहाँ करण को समझ आ जाता है कि हाई लेवल मैथमेटिक्स तो काफ़ी दूर की बात है, बायन को तो सिंपल अरिथमेटिक में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। करण को लगता है कि शायद बायन ने बस डे टू डे पैसों के कारोबार में ही कैलकुलेशंस करे हैं, लेकिन बायन बताती है कि ऐसा नहीं है। उसने तो पैसों का अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करा। करण काफ़ी शॉक्ड है ये जानकर कि बायन ने कैसे पैसों का इस्तेमाल नहीं करा हो सकता है। उससे बायन के बीते कल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। करण बायन को कहती है कि तो फिर वो लोग कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। करण टेबल पर नए पेपर्स रख देती है, उन पर कुछ और गिनती के मसले लिखे होते हैं। बायन अपना ब्रश उठाती है और हर लाइन लिखने से पहले रुक कर सोचती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उलझन है, लेकिन आंखों में एक लगन, एक कोशिश। करण उसे ध्यान से देखती है। वो सोच रही है कि मैंने तो सब कुछ बहुत आसान बनाया था, फिर भी उसे इतना वक्त लग रहा है। बायन की समझ और ज़ुबान दोनों इतनी तेज़ है, पर ये गिनती के छोटे सवाल उसे इतने मुश्किल क्यों लगते हैं। उसे याद आता है वो दिन जब बायन ने पनक्सियो योन के लिखे हुए शब्द इतने खूबसूरती से सुनाए थे, हर लफ्ज़ इतना सही, इतना स्पष्ट। करण धीरे से सांस लेती है और अपने दिल में कहती है, मेरे देश में छोटे बच्चे भी ये हिसाब तुरंत कर लेते हैं, पर यहाँ मुझे शायद सब कुछ बिल्कुल शुरू से सिखाना पड़ेगा। उतना ज़्यादा वक्त लेने के बाद बायन फाइनली वो सवाल निपटा लेती है, लेकिन जैसे ही करण उन पेपर्स को चेक करने को आगे बढ़ती है, बायन जल्दी से फिर से पेपर्स अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, 1 मिनट, मुझे दोबारा चेक करना है। करण उसकी तरफ देखती है, थोड़ा हैरान, पर फिर मुस्कुराती है जब देखती है कि बायन कितनी लगन से लिखे हुए को दोबारा पढ़ रही है। उसकी आंखें पेपर्स पर टिकी है, जैसे हर लाइन उसके दिमाग में बसाना चाहती हो। करण को समझ आता है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसके अंदर सीखने की भूख बहुत गहरी है। आखिर डॉक्ट्रिन ऑफ वाइज रूलिंग जैसी मुश्किल किताब बायन ने याद कैसे कर लिया फिर? क्या उसने 100 बारी उसको पढ़ा? करण को तो एक ही बारी देखने पर सब कुछ याद रहता है, इसीलिए किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ना उसके लिए एक अनइमेजिनेबल काम है। करण सोचती है कि बायन वो सब कैसे ही बर्दाश्त करती होगी। थोड़ी देर बाद बायन पेपर्स टेबल पर रख देती है और कहती है कि हो गया। करण चेक करती है और हल्की सी हंसी के साथ कहती है, 2 गलतियाँ। ऑपरेशंस के ऑर्डर याद रखना। बायन फिर से उन सवालों को करती है और इस बारी वो उनको सही तरीके से करती है, जिसके लिए करण उसकी तारीफ करती है। बायन एक काफ़ी गहरी सांस लेती है और करण उसे पूछती है कि क्या बायन को कोई सवाल है आज की क्लास के बारे में। बायन कहती है कि आज के लेसन से तो उसको कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसके पास करण के लिए एक दूसरा सवाल ज़रूर है। करण पूछती है क्या, तो बायन कहती है, तुम खुद को मुस्कुराने को फोर्स क्यों करती हो। करण एक पल के लिए चुप हो जाती है। बायन का सवाल सुन वो काफ़ी शॉक्ड है। बायान फिर कहती है, शायद तुम्हें खुद नहीं पता, पर कभी कभी वो मुस्कान थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, जैसे कि दिल से ना आई हो, जैसे किसी ने तुम्हें सिखाया हो कि ऐसे वक्त पर मुस्कुराना चाहिए। अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर रही हो तो ज़रूरत नहीं। लोगों को तभी मुस्कुराना चाहिए जब वो सच में चाहे, ना कि इसलिए कि उन्हें लगता है उन्हें मुस्कुराना चाहिए। करण उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। उनके दिल में ये सवाल गूंजता है कि क्या वो अपने आप को मुस्कुराने पर मजबूर करती है, और एक नेचुरल मुस्कान होती भी कैसी है। तभी सुयन हाथ में फूलों का बुके लिए अंदर आती है और कहती है, ये आपके लिए है। बायन उन्हें देखती है और थोड़ा हैरान होती है। सुयन कहती है, कितने सुंदर है ना।
बायान हैरान रह जाती है और फूलों को देखती है। उनके पत्तों पर थोड़ी मिट्टी लगी होती है, कुछ फूल मुरझाए हुए होते हैं जैसे उन्हें किसी ने खुद हाथों से तोड़ा हो। शायद ये फिर से ब्लैक रेट्स का काम है। उसने उनको कहा तो था कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बायान सुयन को कहती है, प्लीज़ हसन को कहना मैं उसका शुक्रिया करती हूँ, ये फूल बहुत खूबसूरत है। तभी सुयन कहती है, नहीं ये हसन ने नहीं भेजे, ये तो एम्परर ने भेजे हैं। बायान हैरान होकर कहती है, क्या? वो पूछती है कि क्या ये सच में एम्परर ने भेजे हैं? तो सुयन कहती है, जी एम्परर ने खुद भेजे हैं। बायन फिर से पूछती है कि क्या सच में ये एम्परर ने भेजा है? तो सुयन फिर से कहती है कि हाँ। सुयन बायन को कान में जाकर धीरे से कहती है कि उन्होंने सुना है एम्परर के कपड़ों पर घास के दाग थे, मतलब ये फूल उन्होंने खुद तोड़े थे। बायन फूलों का गुलदस्ता हाथों में लिए मुस्कुराती है। उसका चेहरा हल्का सा चमक रहा होता है जैसे दिल के अंदर से खुशी निकल कर आई हो। बायन को देख करण सोचती है कि कुछ देर पहले वो पूछ रही थी कि एक नेचुरल स्माइल कैसी होती है, लेकिन अब उसे लगता है कि उस सवाल का जवाब उसे मिल गया है क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो मुस्कान देख ली है। बायन की सच्ची दिल से निकली हुई मुस्कुराहट उसके सामने है। करण उसे देखती रहती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो हैरान होती है कि अचानक उसका दिल इतना जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। शाम ढल जाती है और करण वापस अपने लॉज में जाने को अकेले चल रही होती है। उसके आसपास कुछ मेट्स बात कर रही होती है। उनमें से एक कहती है, अगर वो इतनी बड़ी नहीं होती तो ज़रूर सब मर्दों की नज़र उस पर होती। दूसरी कहती है, हाँ कितनी बदकिस्मती है, इतना सुंदर चेहरा पर इतना बड़ा जिस्म। तीसरी हंसकर बोलती है, ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा। सब हंसने लगती है। वो लोग करण के ही सामने उसकी बुराइयां कर रही है। करण उनकी बातें सुनती है, थोड़ा रुकती है, फिर बस उन्हें देख कर हंसती है। वो मेज करण का ऐसा रिएक्शन देख काफ़ी शॉक रह जाती है कि जब वो लोग उसकी बुराइयां कर रही है तो वो उन्हें देख कर हंस क्यों रही है। वो तीनों ही तुरंत वहाँ से चली जाती है और करण भी चुपचाप पलट कर चलती रहती है। वो अपने महल के दरवाजे तक पहुँच जाती है। करण की मेड आती है और कहती है, योर हाइनेस वेलकम बैक। बाहर काफ़ी गर्मी है ना, मैं आपको नहाने में मदद करती हूँ। वो करण की बाल खोलने लगते हैं और करण कहती है, दरवाज़ा। मेड कहती है कि उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। यहाँ हैरान होने वाली बात यह है कि दरवाज़ा बंद होते ही करण अपने ही मुंह से बोल रही है, यानी कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है और वो अच्छे से बोल सकती है। वो ना बोल पाने का बस नाटक कर रही है। मेड कहती है, मैं एक ठंडा बाथ तैयार कर देती हूँ। वो करण से पूछती है, आज का दिन कैसा था, क्या वो लड़की मुश्किल थी? करण कहती है, नहीं बस उसे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, बच्चों के क्वेश्चंस पर भी घंटों लगा दिए। उसकी बात याद करके करण के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है, काफ़ी अजीब था देखना, मैंने खुद को मुस्कुराते हुए महसूस किया। करण ये भी कहती है कि लेकिन वो बहुत ही सेंसिटिव है, दिल से चीज़ें महसूस करती है, अच्छी इंट्यूशन है उनकी। हाँ कभी कभार वो अपना गार्ड डाउन करती है लेकिन फिर तुरंत अपनी दीवार वापस खड़ी कर लेती है। उसके पास पहुंचना आसान नहीं होगा। मेड कहती है, आपकी खूबसूरती के सामने अपने दिल को संभाल कर रखना भी मुश्किल होगा उसे, योर हाइनेस। सब किताबों में लिखा है कि वादम एम्पायर के लोग बहुत आसानी से किसी की सूरत देखकर स्वय हो जाते हैं, क्या वो बात गलत थी? लेकिन करण कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक मुस्कान से लोगों को रोक देती हूँ। लगता है किताबें सही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की बायान एम्पायर से नहीं गानाक विलेज से है। मैं उसे इतने हिंट्स दे चुकी हूँ मेरे सीईओ के नॉलेज के बारे में, पर वो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रही। मेड कहती है, शायद उसे याद नहीं होगा, फॉरेनर्स के पास हम जैसी स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं होती। करण कहती है, मुझे डाउट है वो कोई जीनियस नहीं है, पर इतनी समझदार तो ज़रूर है कि पानक से यौन के लिखे हुए पूरे पैसेजेस उसे याद है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर खुद को होल्ड बैक कर रही है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। मेड करण को कहती है कि ज़्यादा जल्दबाजी में काम करना परेशानी ला सकता है, इसलिए करण भी वन स्टेप एट अ टाइम ले। करण थोड़ा सोचती है फिर पूछती है, उसकी कोई खबर? मेड कहती है, जी वो लोग मेरिट बेस्ड ऑफिसर सिस्टम अनाउंस करने वाले हैं। करण पूछती है कब? तो मेड कहती है, आज से 5 दिन बाद अनाउंस होगा और 1 महीने में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। करण कहती है, इतने कम वक्त में तो ये आधा अधूरा काम ही होगा। वादन एम्पायर के नॉवल सच में किस्मत वाले हैं। फिर मेड कहती है, और उसके बाद सीईओ के लोगों का एक एनवॉय भी आने वाला है। करण हैरान होकर कहती है, सीईओ से? पर ये लोग आ क्यों रहे हैं? मेड कहती है, एम्परर ने उनके टैक्सेस 10 गुना बढ़ा दिए, पर साथ ही कहा कि वो उनसे नेगोशिएशन करने को तैयार है। करण सोच में पड़ जाती है, मतलब एम्परर चाहते हैं कि वो यहाँ आए नेगोशिएट करने, इसीलिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए उन्हें बुलाने के लिए। पर सवाल ये है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एम्परर क्या सोच रहे हैं? ये लेडी जोंगिन के लोग हैं तो ज़रूर इसका कुछ लेना देना उससे ही होगा। फिर वो अपनी मेड विशी को बुलाकर कहती है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। विशी तुरंत झुककर कहती है, जी योर हाइनेस। करण मुस्कुराती है एक चमक भरी प्यारी मुस्कान के साथ और पूछती है, क्या मेरी मुस्कान झूठी लगती है? विशी थोड़ा सोचकर कहती है, बिल्कुल नहीं। करण कहती है, पर उसने कहा था कि मेरा मुस्कान ऑकवर्ड लग रहा है। विशी थोड़ा हैरान होती है, समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे।
करण फिर से एक बारी हंसकर विशी को दिखाती है, लेकिन विशी को कोई फर्क नहीं दिखता। विशी करण से पूछती है कि उसे खुद कैसा लगता है जब वो मुस्कुराती है, क्या उसे वो ऑकवर्ड लगता है। लेकिन करण के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, उसे खुद नहीं पता। उसके अंदर एक पुरानी याद जागती है, अपनी जगह रावण के लोगों की। रावण के लोग बहुत समझदार और रैशनल थे। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर रफ आइसोलेटेड पहाड़ों में अपनी दुनिया बसाई थी। वो हमेशा रीजन्स के आधार पर फैसले लेते थे और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे। पर फिर ये कल्चर हज़ारों सालों तक चलती रही और धीरे धीरे इसी वजह से कुछ बहुत ही बुरा हुआ। रावण के लोग इमोशंस से बिल्कुल अलग हो गए। उनके लिए खुशी या दुख महसूस करना मुश्किल हो गया। उनके पास बहुत सारी किताबें थी, प्रैक्टिकल किताबें जो फैक्चुअल थी, पर उनके पास इमेजिनेटिव लिटरेचर एक भी कभी भी नहीं था। उनकी कला भी बस रियलिज्म तक सीमित थी, कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई इमोशंस नहीं। अक्सर लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि खुशी, गुस्सा या उदासी जैसे एहसास क्या होते हैं। वो सब कुछ अपने अलग बंद दुनिया में करते रहे। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो बाकी दुनिया से कितना अलग है। लेकिन करण, जो राज परिवार का हिस्सा थी, उसे बाहर के लोगों से मिलने का मौका मिलता था। उसने देखा, समझा और फ़र्क महसूस करा। तब उसने फैसला किया, मुझे खुद को बदलना होगा, अपने चेहरे के हर एहसास, हर इशारे तक को, अपने गोल को पाने को और अपना सीक्रेट सबसे छुपाने रखने को। करण सोचती है, जब मैंने पहली बार ही मुस्कुराना सीखा था तब वो अजीब और ज़बरदस्ती सा लगता था, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल किसी और की तरह मुस्कुराती हूँ। फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा? उसके मन में एक हल्का सा उलझन था। फिर वो धीरे से बोलती है, एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। विशी पूछती है, क्या बात योर हाइनेस? करण को याद आता है वो पल जब एम्परर का दिया फूल मिलने पर बायन खुश हुई थी। उस पल उसके सीने में करण को एक अजीब सेंसेशन महसूस हुआ था, कुछ अनजान। उसे याद आता है बायन की वो मुस्कान, फूलों के बीच हल्की रोशनी में वो मुस्कान जो सच्ची थी। उस मुस्कान ने करण के दिल में कुछ हिला दिया था। वो सोचती है, ये कैसा एहसास था? ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ना ही कोई शब्द है जिससे मैं इसे बयान कर सकूं। उसका हाथ अपने सीने पर चला जाता है और वो धीरे से कहती है, उसकी मुस्कान अलग थी। विशी कहती है, कैसे अलग? करण कहती है, पता नहीं, बस कुछ था उसमें, वो चमक रही थी। विशी कहती है कि वो कुछ समझ नहीं पाई, क्या ये कोई मेटाफर है? करण कहती है, मुझे नहीं पता। विशी पूछती है, आप सब कुछ जानती है, सब याद रखती है, और फिर भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई। ये सच में हैरानी की बात है। करण चुप रहती है, फिर अपना रोब उतार नहाने के लिए जाती है। जैसे ही करण का रोब उतरता है तो जो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मेरे तो होश ही उड़ गए। यहाँ खुलासा होता है कि ना सिर्फ करण बोल सकती है, वो जो कि एम्परर की सबसे खूबसूरत कॉन्कुबाइन है, वो तो असल में एक औरत है भी नहीं, वो तो एक औरत के भेस में एक आदमी है। विशी करण को नहलाते हुए पूछती है, आप एम्परर से कब मिलेंगे? करण कहती है, या फिर कहो कहता है, फल को पेड़ से तोड़ने से पहले उसे पकना ज़रूरी होता है, अभी समय नहीं आया। विशी फिर कहती है, आप कैसे जानेंगे कि समय आ गया है? करण कहता है, एम्परर एक किस्मत वाला आदमी है, उसमें वो सब गुण है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसे ज़्यादा तैयार कोई नहीं है। ये साफ दिखता है कि भगवान अपने सबसे बड़े बेटे द सन स्पिरिट को कितना प्यार करते हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या वो अपनी तकदीर को एक्सेप्ट करने को तैयार है भी या नहीं। अगर उसने गलत रास्ता चुना तो हमारे सारे सपने, सारी प्लान्स बेकार हो जाएंगी। सोचो, हमारे पूर्वज ने अपनी सज़ा से बचकर क्या रास्ता चुना था। करण कहता है, आखिर में सब कुछ इंसान की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है, यही सबसे पहले परखनी पड़ती है, तभी कोई फल तोड़ने लायक होता है। विशी पूछती है, और आप ये कैसे जानेंगे? करण कहता है, एक आसान तरीका है। विशी पूछती है कि वो तरीका क्या है, तो करण बताता है, मैं उसे पूछ लूँगा जैसे मैंने उससे पूछा था। विशी फिर से पूछती है कि करण क्या पूछने की बात कर रहा है। करण कहता है, क्या तुम में इतनी इच्छा है कि तुम देवताओं की पनिशमेंट से बच सको? इसी वक्त दूसरी तरफ बायन दौड़कर एम्परर के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। एम्परर उसे पूछते हैं कि क्या वो सो रही थी। बायन बताती है कि नहीं, मैं तो बस बेड पर पड़ रही थी। बायन एम्परर से पूछती है कि उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग गया, तो एम्परर बताते हैं, नए ऑफिसर सिस्टम के लिए तैयारियां हो रही है, बहुत सारे काम पेंडिंग थे। बायन कहती है, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। एम्परर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, चलो तुम बताओ, आज दूसरे टीचर के साथ तुम्हारा पहला दिन था, कैसा रहा? बायन कहती है, ओह वो, पहले तो सब ठीक चल रहा था, पर आपने सब बिगाड़ दिया। एम्परर हैरान होकर कहता है, मैंने क्या किया? बायन एक वेस की ओर दिखाते हुए कहती है, आपने मुझे वो फूल भेजे थे ना, उन्हें देखकर मैं अपना ध्यान ही नहीं लगा पाई, मैं उनसे अपनी नज़र हटा ही नहीं पाई, बस देखते रह गई। एम्परर बायन की बात सुन ब्लश करने लगते हैं। इतना छोटा सा तोहफा, लेकिन फिर भी उसे वो उतना पसंद आया। मुझे तो लगा ये बस एक छोटी सी बात थी, पर ये उसके लिए इतनी खास निकली। उनका दिल हल्का सा पिघल जाता है। बायन की कही ये छोटी सी बात भी उनके लिए 1000 शुक्रियों से ज़्यादा कीमती है।
एम्परर सोचते हैं फूल तो उसने पाए लेकिन दिल उनका छू गया। बायन उनके पास बैठती है और कहती है, आप जानते हो मुझे आपसे दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है कि शाम को मिलने वाले हैं पर इंतज़ार दिन ब दिन मुश्किल हो जा रहा है। एम्परर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। बायन कहती है, कभी कभी तो मन करता है बस आपके पास चली आऊँ बिना सोचे समझे। फिर वो हंसकर कहती है, मैं वैसे भी शांत बैठ नहीं पाती। एम्परर उसके अंदाज पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। वो बायन से कहते हैं, कुछ दिनों में एग्ज़ाम्स अनाउंस होंगे और 1 महीने में नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, बस थोड़ा और सब्र कर लो। उसके बाद तुम मेरे चेम्बर्स में कभी भी आ सकती हो। बायन शर्माते हुए कहती है, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, बस आपको याद करती हूँ। एम्परर हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा और याद कर लो। बायन कहती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों के पास सिर्फ 1 महीना होगा तैयारी के लिए, क्या ये थोड़ा कम वक्त नहीं है? एम्परर कहते हैं, हाँ, लेकिन अब इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। शायद एप्लीकेंट्स कम मिलेंगे पर हमें उन्हीं में से चुनना होगा। हो सकता है कुछ स्टैंडर्ड्स हमें हल्के करने पड़ेंगे। बायन एम्परर को देखकर कहती है, लगता है आपको ये पसंद नहीं। एम्परर कहते हैं, ऑफिसर्स हमेशा कठिन से कठिन स्टैंडर्ड्स से चुने जाने चाहिए और सिर्फ वो लोग जो सच में काबिल है उन्हें ही साम्राज्य के खजाने से पे मिलना चाहिए। ये एक सिद्धांत है जिसे मैंने हमेशा मजबूती से पकड़े रखा हो, लेकिन अभी वक्त ज़्यादा ना होने की वजह से नए ऑफिसर्स के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बायन एम्परर की तरफ देखकर सोचती है, शायद उनके लिए अपने इन सिद्धांतों पर समझौता करना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो सोचती है, मैं इसमें उनकी मदद कर सकती हूँ, शायद इन प्रॉब्लम्स का हल निकल सकता है। वो कहती है, योर मैजेस्टी, अगर हम पोटेंशियल एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ा दें तो कैसा रहेगा? एम्परर कहते हैं, हाँ, इससे हमें नेचुरली ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मिलेंगे। बायन कहती है, तो फिर सुनना चाहेंगे मेरा आइडिया? बहुत ही सिंपल तरीका है इस परेशानी से निपटने का। एम्परर उसे किस करते हुए कहते हैं, तो फिर सुनते हैं मेरी प्यारी बिलवेड क्या कहना चाहती है। बायन कहती है, लेट वुमेन अप्लाई, औरतों को भी इस एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका दीजिए। एम्परर थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, क्या? बायन कहती है, हाँ, एग्ज़ाम्स को औरतों के लिए भी ओपन कर दीजिए। एम्परर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, हम औरतों को ऑफिस लेने नहीं दे सकते, पर तुम्हारा इतना तेज़ सोच लेना भी कमाल है। बायन कंफ्यूज होकर पूछती है, लेकिन क्यों नहीं? औरतें ऑफिस क्यों नहीं ले सकती? एम्परर कहते हैं, बहुत सी औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती, अक्सर परिवार उन्हें सिर्फ पढ़ना सिखाते हैं, बस इतना ही। वो कहता है, और तुम जानती हो जब अंडर क्वालिफाइड लोग समाज के लिए काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान नागरिकों को ही होता है। बहन तुरंत जवाब देती है, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें सीधे जॉब दे दो, बस उन्हें अप्लाई करने का मौका तो दो। अगर वो केपेबल नहीं निकली तो उन्हें क्वालिफाई मत करना। एम्परर कहते हैं, पर औरतें अक्सर बहुत सेंसिटिव और नरम दिल की होती है, पब्लिक वर्क के लिए उनके पास वो जज्बा नहीं होता। बायन हंसकर कहती है, और जब सिर्फ मर्दों के साथ काम किया था तब कितना अच्छा चला था। एम्परर तुरंत चुप हो जाते हैं। बायन कहती है, वो भी तो ज़्यादा अच्छा नहीं था ना, इसलिए तो आप सिस्टम दोबारा शुरू कर रहे हैं, और टैलेंट का बड़ा पूल हमेशा बेहतर होता है, सिर्फ मर्दों तक क्यों सीमित रखे। एम्परर उसे देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। वो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एम्परर समझाते हुए कहते हैं, बायान, सोशल एक्सपेक्टेशंस इतनी आसानी से नहीं बदलती। सोचो लोग क्या कहेंगे उन औरतों से जो आगे नहीं बढ़ पाई। उन्हें तो ये कहकर दोष दिया जाएगा कि उन्होंने मर्दों के काम में दखल दिया। शादीशुदा औरतों को तो और भी मुश्किल होगा, शायद वो इतनी झिझक महसूस करेंगी कि अप्लाई करने का हौसला ही नहीं जमा कर पाएंगी। बहन के मन में एक सवाल उठता है, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? उसे लगता है कि ये साम्राज्य को ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है, और जब आधी आबादी औरतें हैं तो उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए। बहन सोचती है कि जब सब लोगों को बराबरी का मौका मिल सकता है तो चुनाव भी सबसे बेहतरीन लोगों में से ही होना चाहिए। उसके मन में एक आइडिया आता है, अगर सब लोग एग्ज़ाम के दौरान मास्क पहने तो इस तरह कोई किसी का चेहरा नहीं पहचान पाएगा और सब एक जैसे दिखाई देंगे। बायन कहती है कि अगर सबको मास्क पहना दिया जाए तो उनकी पहचान गुप्त रहेगी और कोई भी अपने परिवार या जाति के असर से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। एम्परर मानते हैं कि ये बात सही है, लेकिन सोचते हैं कि मास्क खुद भी पहचान का नया निशान बन सकता है। लोग शायद अलग अलग और चमकदार मास्क पहने ताकि वो पहचाने जाए। बायन तुरंत जवाब देती है कि एग्ज़ाम तो सरकारी है, तो एप्लीकेंट्स को अपना सामान खुद क्यों तैयार करना चाहिए। उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, ना कि मास्क बनाना। वो कहती है कि कोट के कपड़े बनाने वाले दर्जी मास्क तैयार कर सकते हैं। उसके हिसाब से सबके पास पहले ही कपड़ों की कोई कमी नहीं है, तो नए एक्स्ट्रावेगेंट कपड़े बनवाने के बजाय मास्क बनाए जाए।
एम्परर उसे देखकर कहते हैं कि लोगों के मन में औरतों को लेकर जो धारणाएं हैं वो इतनी आसानी से नहीं बदलेंगी। बायन पूछती है कि कैसी धारणाएं, तो एम्परर कहते हैं कि समाज का मानना है कि औरतें घर के अंदर ही रहनी चाहिए। बायन कहती है कि लोग असल में इस बात से घबराते हैं कि अगर औरतें पढ़ लिख कर ऊंचा सामाजिक पद हासिल करेंगी तो मर्दों का उन पर कंट्रोल कम हो जाएगा। वो सोचती है कि ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक बंधन है, एक ऐसा रीत जो कुछ लोगों की घटिया इच्छाओं को बनाए रखने के लिए है। बायन कहती है कि वादम एम्पायर में मर्दों की संख्या औरतों से ज़्यादा है, फिर भी कुछ ताकतवर मर्द कई औरतों पर कब्जा रखते हैं और जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है उन मर्द को कोई औरत नहीं मिलती। एम्परर उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये सिस्टम वाकई अनएथिकल है। पॉलीगैमी ना तो सामाजिक रूप से सही है ना ही नैतिक, फिर भी वो मानते हैं कि उन्होंने कभी इसे बदलने की कोशिश नहीं की, शायद इसीलिए क्योंकि वो खुद एक मर्द है। बायन कहती है कि वो ये नहीं कह रही कि पूरे शादी सिस्टम को एक ही बार में बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसी बदलाव के साथ खतरा होता है। वो कहती है मैं पूरा सिस्टम बदलने नहीं कह रही, बस इतना कह रही हूँ कि औरतों को भी अप्लाई करने का चांस मिलना चाहिए। क्या इतना करना भी मुश्किल है? एम्परर कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसे देखते रहते हैं। बायन उनके सामने खड़ी रहती है, फिर एम्परर की खामोशी से निराश होकर पीठ मूड कर सोने के लिए लेट जाती है। वो कहती है कि वो एम्परर से डिसअपॉइंटेड है। ये बात सुन एम्परर के पसीने छूटने लग जाते हैं। एम्परर उसका नाम पुकारते हैं पर वो चुप रहती है। उनके मन में चिंता है, क्या वो सच में मुझसे डिसअपॉइंटेड है? वो झुककर धीरे से कहता है, मुझे देखो ना बायान, पर वो फिर भी चुप रहती है और वो बस उसे बुलाते रह जाते हैं। अगले दिन करण और बायन पढ़ाई कर रहे होते हैं। बायन थककर कहती है अलजेब्रा की क्या ज़रूरत है, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन से काम नहीं चल जाता। करण कहती है आपको याद दिला दूँ, आपका बेसिक अरिथमेटिक भी अभी परफेक्ट नहीं है। बायन उसे घूर कर देखती है और बोलती है मुझे तो लगता है मैंने तुम्हें टीचर बनाकर अपनी सबसे बड़ी गलती की। करण बस मुस्कुराती है और कहती है कि वो क्लास खत्म होने तक इंतज़ार करे और अभी ब्रश उठाकर पढ़ना शुरू करे। बायन थोड़ा नाराज़ होकर कहती है ठीक है। बायन सोचती है कि करण पढ़ाई के दौरान बिल्कुल अलग इंसान लगती है। उसका चेहरा शांत पर उसकी आवाज़ कठोर होती है। करण ने बायन को कहा होता है आपके लिए ज़रूरी है मैथ्स बायन, आपको महल के खर्चों के हिसाब समझने होंगे और ये देखना होगा कि सब सही तरह से चल रहा है या नहीं। लेकिन मैथ से परेशान होकर बायन कहती है तो किसी ऐसे इंसान को नौकरी पे रख लो जिसे नंबर समझ आते हैं। ऐसा वो करण को कहना चाहती थी पर उसने खुद को रोक लिया। बायन सोच रही है मुझे पता है दुनिया ऐसे नहीं चलती और मुझे अपना बदला लेने के लिए भी मैथ सीखना पड़ेगा। वो फुल जोश के साथ पढ़ने बैठती है, लेकिन बस 10 मिनट के बाद ही वो टेबल पर अपना माथा पटकते हुए कहने लगती है पर मैथ बहुत ही मुश्किल है। बायान अपनी आंखों में आंसू भर कर कहती है तुम्हें पता है नंबर्स दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है और तुम उसके तुरंत बाद आती हो। बायान की बात सुन करण हंसने लगती है। उसका हमेशा का बनावटी सा लगने वाला मुस्कान अब पहली बार सच्चा लगता है। बायान उसे देखती है और सोचती है करण का यूजुअल स्माइल हमेशा सुंदर होता है पर वो थोड़ा बना बना सा दिखता है, पर जब वो ऐसे हंसती है सब कुछ बहुत नेचुरल लगता है। लेकिन अभी भी मैं उस पर भरोसा नहीं करती, कौन जाने वो क्या छुपा रही है। बायन फिर सोचती है मुझे तो बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो मुझे धन की जगह पढ़ा सके, पर करण के बारे में अब भी कई सवाल है। वो करण की तरफ देखकर कहती है तुमने कहा था तुम मेरे लिए मुजरिम ढूंढ सकती हो, क्या तुम्हें इसके बदले मुझसे कुछ चाहिए? करण लिखती है हाँ, एक मदद चाहती हूँ। बायन पूछती है कैसी मदद, क्या मैं खुद कर सकती हूँ? करण उसकी तरफ देख कर कहती है ऐसी मदद जो सिर्फ आप कर सकती है योर हाइनेस। बायन हैरानी से कहती है सिर्फ मैं? करण धीरे से बोलती है मैं वक्त आने पर बताऊंगी जब समय सही होगा। बायान थोड़ा झिझक कर करण से पूछती है ये मदद एम्परर से रिलेटेड तो नहीं है ना? क्या इसका मतलब है कि तुम उनके साथ सोना चाहती हो? बायन का सवाल सुन करण का चेहरा लाल हो जाता है। कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर वो गुस्से से लिखती है कि वो वैसा कुछ भी नहीं चाहती। बायन अंधेर ही अंदर सोचती है ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही था। शायद उसे एम्परर पसंद नहीं, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हर कॉन्कुबाइन एम्परर से प्यार करे। बायान करण को कहती है जब तक तुम्हारी मांग से एम्परर को कोई नुकसान नहीं होता मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। करण लिखती है कि बिल्कुल नहीं, उल्टा ही वो तो एम्परर के लिए अच्छा होगा। बायान मुस्कुराकर कहती है ओह अगर वो एम्परर के लिए अच्छा होगा तो मैं एक नहीं कई रिक्वेस्ट ले सकती हूँ। जिसके जवाब में करण लिखती है कि वो बस एक ही रिक्वेस्ट करेगी, उसका कोई दूसरा रिक्वेस्ट नहीं होगा। करण पूछती है कि बायन क्यों जल्द ही उस मुजरिम को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही। बायन कहती है कि जब से एम्परर ने उन नोबल्स को मारा है महल का माहौल अभी बहुत तनाव भरा है। उसे लगता है कि अगर किसी और को सज़ा दी तो बात और बिगड़ जाएगी। अभी बेहतर होगा कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए।
करण को भी लगता है कि यही सही फैसला है। अननेसेसरी टेरर बगावत को जन्म देता है। अब कॉन्कुबाइंस एक दूसरे से सावधान रहेंगी। बायन कहती है हाँ, कम से कम उनके लिए मेरे पीठ पीछे मिलकर कुछ करना मुश्किल होगा। मुजिम भी चुप हो जाएगा और मुझे भी ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। करण लिखती है कि ये तो सच में कई फ़ायदे हुए, लेकिन योर हाइनेस संभल कर रही है। हो सकता है कि वो लोग फिर से वार करें। आपको ये देखना सीखना होगा कि इंसान कितने बुरे और शातिर हो सकते हैं। बायन गाना गाँव के लोगों को याद करते हुए कहती है मुझे पता है, मैं जानती हूँ लोग कितने खतरनाक और चालाक हो सकते हैं। करण उसकी आंखों में देखकर कहती है तो फिर अच्छा है, अपना गार्ड कभी मत गिरने देना। बायन करण से पूछती है तुम मुझे ये सब वार्निंग्स क्यों दे रही हो। करण कहती है मैं नहीं चाहती कि आपको कभी भी कोई नुकसान पहुंचे। बायन उसे देखकर हैरान होती है, बस इतना ही। करण कुछ नहीं कहती, सिर्फ लिखती रहती है। बायन के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो सच में मेरे लिए चिंता कर रही है? शायद इसका कोई बुरा इरादा नहीं। उम्मीद है मैं एक मासूम इंसान का फ़ायदा नहीं उठा रही। करण पूछती है कि क्या वो एक और रिक्वेस्ट कर सकती है। बायन तुरंत कहती है हाँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर। करण कहती है अपने प्रॉब्लम सेट्स पूरे करो। बायन ज़ोर से बोलती है मैं कोशिश कर रही हूँ। कुछ देर बाद बायन बोलती है वो जो नोट था बैंकेट के दिन, उसमें तुमने लिखा था कि क्या मैंने अपना चॉइस कर लिया है। चॉइस करने से तुम्हारा क्या मतलब था? क्या मुझे इसका जवाब भी बाद में मिलेगा? करण लिखती है आपको मैथ से इतना बोर होता है क्या? बायन हंसते हुए कहती है बिल्कुल। करण कहती है ठीक है, तो चलो एक कहानी सुनाती हूँ। बायन की आंखों में एक चमक आ जाती है। कहानी? करण लिखते हुए बोलती है बहुत पहले, जब ना साम्राज्य थे ना राज्य, लोग छोटी छोटी झुंडों में रहते थे, भूख से मर जाते, बीमारियों से लड़ते या जानवरों के हाथ मार दिए जाते। बायन बोलती है मुझे ये कहानी पता है। करण लिखती है तब इंसान नहीं, जानवर फूड चेन के टॉपर थे। बायन कहती है कि इसलिए भगवान को इंसानों पर दया आ गई और उन्होंने अपने बेटों को धरती पर भेजा ताकि वो इंसानों की रक्षा कर सके, है ना? उन्होंने ही एम्पायर्स बनाए थे ताकि हम सुरक्षित रहे। करण कहती है कि बायन बिल्कुल सही है और पूछती है क्या आपने ये हिस्सा सुना है, भगवान के बच्चे जब पहली बार आए तो सबने जानवरों का रूप धारण किया। बायन हैरान होती है नहीं, ये मुझे नहीं पता था। करण बोलती है तेमीरंग सूर्य देवता एक लाल ड्रैगन था, गायु एक सफ़ेद बाज और न्योंगवा म्योल एक काला बाघ। बायन धीरे से कहती है तो ये साधारण जानवर नहीं थे, डिवाइन क्रिएचर्स थे। करण सर हिलाकर बोलती है लेकिन उनकी शक्ति इतना ज़्यादा थी कि उन्होंने ब्रह्मांड का बैलेंस बिगाड़ दिया और उनकी पवित्र आत्मा को कलुषित कर दिया। इसीलिए भगवान को एक और अस्तित्व भेजना पड़ा ताकि सब कुछ फिर से संतुलित हो सके। भगवान ने अपने बेटों को संभालने के लिए एक मास्टर भेजा, कोई जो उन जंगली प्राणियों को शांत कर सके। बायन बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछती है तो क्या उन्हें नया मास्टर मिल गया? करण भी हाँ में सर हिलाकर कहती है हाँ, भगवान ने अपने बेटे के लिए एक नया मास्टर भेजा जो उनकी शक्तियों पर नियंत्रण रख सके, लेकिन उन बेटों ने उस मास्टर्स का स्वागत नहीं किया। आदि देवता होने के नाते जो मानवों पर राज करते थे, उन्होंने किसी और के नियंत्रण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी बिगड़ी हुई प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अपने मास्टर को ही मार डाला। ये देख भगवान ने अपने क्रोध में उन्हें पनिश किया, पर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने भगवान से एक और मौका मांगा। बायन पूछती है तो क्या भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया? मुझे उम्मीद है नहीं। बायन के सवाल के जवाब में करण लिखती है भगवान ने उन्हें एक और मास्टर भेज दिया। अगर वो सब उस मास्टर को ढूंढ लेते हैं तो उनका दुख एंड हो जाएगा। बायन नाराज़गी में कहती है ये कोई सज़ा हुई? भगवान ने तो अपने बेटों पर बहुत नरम हाथ रखा। करण बायन को बताती है कि लेकिन इस बार भगवान ने एक नियम रखा ताकि वही दुख फिर से ना दोहराया जाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बेटों को अपने मास्टर का ऑर्डर मानना ही होगा, और क्योंकि एक जंगली प्राणी के लिए अपने मालिक से प्रेम करना काफ़ी ऑब्वियस बात है, भगवान ने उनमें ये इंस्टिंक्ट डाल दी। बायन थोड़ा सोचती है और कहती है ये तो ज़्यादा कठिन बंधन नहीं लगता। जैसे मैंने कहा भगवान काफ़ी सॉफ्ट है। करण लिखती है कि भगवान दयालु है, पर दंड और इनाम के मामले में भगवान हमेशा फेयर रहते हैं। हम उनको ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के बेसिस में जज नहीं कर सकते। बायन सोचती है क्या इस कहानी के पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? वो करण से पूछती है कि क्या होगा अगर उन्हें सिर्फ एक ही मास्टर मिलता, तो क्या भगवान के बेटे उस एक के लिए लड़ेंगे? करण कहती है ऐसा होने के लिए सब बेटों का एक ही जगह इकट्ठा होना ज़रूरी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। बायन हैरानी से कहती है रुको, क्या ये बस एक लेजेंड, एक कहानी नहीं थी? करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा नहीं, आज भी भगवान के बेटे अपने दंड से मुक्ति पाने का इंतज़ार में हैं और अपने मास्टर्स को ढूंढ रहे हैं। बायन को समझ आता है कि ये बस एक कहानी नहीं है।
करण की बातें सुनने के बाद बायन करण को कहती है, तुम जैसे इस कहानी को कह रही हो लगता है जैसे ये कहानियाँ अभी भी जिंदा है। करण लिखती है, वो सच में जिंदा है। वादम के एम्पायर यानी कि धन खुद इसका सबूत है। करण बायन को लिखकर बताती है कि वादम के एम्पायर में पागलपन दौड़ता है। सब लोग सोचते हैं कि ये द सन स्पिरिट का ओवरवेलमिंग पावर का नतीजा है, पर असल में ये भगवान का पनिशमेंट है। ये सुन बायन का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। हिज मैजेस्टी, क्या इसीलिए द सन स्पिरिट ने अपनी पत्नी को हेगे का नाम दिया? बायन का मन उलझन से भर जाता है। ये सब तो उसने कहानियों में सुना था। मुझे लगा ये सिर्फ पुरानी दास्तान थी। पर फिर उसके दिमाग में एक सोच आता है, जब एम्परर मेरा खून पीते हैं तो उनका पागलपन चला जाता है। क्या इसका मतलब है कि मैं उनकी मास्टर हूँ? लेकिन तुरंत उसका दिल इनकार करता है, नहीं। जैसे ही वो मेरा खून पीना बंद कर देते हैं पागलपन वापस आ जाता है। मतलब उनकी पनिशमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई। बायान अपनी ज़िंदगी को याद करती है और ख़ुद को कहती है कि मैं कोई भगवान की देन नहीं हो सकती। मैं तो सिर्फ एक अजीब म्यूटेंट हूँ। तो आखिर मैं हूँ क्या? अगर एम्परर को कभी उनका असली मास्टर मिल जाए तो मेरा क्या होगा? बायान करण से पूछती है, ये मास्टर्स कैसे पहचाने जाते हैं? कोई वजह ज़रूर होगी कि अब तक उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। शायद अगर उनके पास कुछ पहचान होती तो सब कुछ आसान होता। करण बताती है, सबसे बड़ा रोग है भूल जाना। सब जानते हैं कि वादम के एम्पायर पागलपन के साथ पैदा होते हैं, पर समय के साथ लोग कहानी के बाकी हिस्सों को भूल गए। बायन कहती है, पर तुम जानती हो ना सब कुछ। करण लिखते हुए कहती है, युद्ध के कारण कई ग्रंथ और रिकॉर्ड्स खो गए, वादम एम्पायर के भी। पर फिर वो कहती है, मेरे देश में रफ पहाड़ी ज़मीनों ने युद्ध होने नहीं दिए, इसीलिए वहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड अभी बचे हुए हैं। रावण के लोगों को रिकॉर्ड रखना पसंद है और मैं उन हर रिकॉर्ड्स और मिथ्स को याद रखती हूँ। इसी वजह से मुझे पता है कि ये मिथ सब सच है। और मुझे ये भी पता है कि उन मास्टर्स के पास एक ऐसी स्पेशल पावर होती है जो आम इंसानों के पास नहीं होती। बायन करण से पूछती है कि वो शक्ति क्या है। करण लिखती है, मास्टर्स के पास दूसरों को हील करने की शक्ति होती है और भगवान ने उन्हें सीओ का नाम दिया था। ये सुन बायन काफ़ी शॉक्ड होती है। उसके चेहरे से ये साफ पता चलता है कि कुछ तो है जो उसे अच्छा नहीं लग रहा। करण की सारी बातें सुन वो सोच रही है कि जिन मास्टर्स की बात यहाँ हो रही है वो लोग असली सीओ है, उसके जैसे म्यूटेंट्स नहीं। उसके जहन में एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब है कि एम्परर के असली मास्टर उनमें से कोई हो सकते हैं? शायद गाना गाओ से कोई। उसके अंदर एक बेचैनी उभरने लगती है। वो सोचती है, अगर एम्परर को ये पता चल गया तो मेरा क्या होगा? उसकी आंखें नीचे झुक जाती है, दिल भारी हो जाता है। क्या मैं उनके पास रह भी पाऊंगी? एक पल के लिए ख्याल आता है, फिर वो अपने आप से पूछती है, क्या उन्हें ये सब जानना भी ज़रूरी है? बायन अपने आप को ये कहकर समझाती है कि मेरा खून अब भी उनके पागलपन को शांत करता है। मुझे बस अपना खून देते रहना चाहिए। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। एम्परर को किसी मास्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक याद उसके दिमाग में बिजली की तरह चमक जाती है। वेट, एम्परर ने आखिरी बार मेरा खून कब पिया था? उन्होंने कब मेरा खून पीना बंद करा? मैं कैसे नहीं समझ पाई? कैसे? उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। वो झिझकते हुए करण से पूछती है, क्या तुम इस बात को साबित कर सकती हो? बायन जानना चाहती है कि क्या करण सच में इन बातों को साबित कर सकती है। आखिर ये सब उसने बस रिकॉर्ड्स में ही पढ़ा है। वो कैसे कह सकती है कि वो रिकॉर्ड सच है? करण उसकी तरफ देखती है। वो लिखती है कि ये रीज़नेबल सवाल है, लेकिन वो लिख ही रही थी कि तभी बायन फिर से एक बारी उसको रोक लेती है। और पिछली बारी तुमने कहा था कि सीईओ के पास अपने आप को हील करने की शक्ति होती है। तुमने कहा था कि सीईओ अपने जख्म खुद भर सकते हैं, लेकिन कोई भी सीईओ अपने आप को हील नहीं कर सकता। बायन ऊंची आवाज़ में कहती है, एक भी नहीं, बस इतना ही काफ़ी है ये जानने को कि वो सारे रिकॉर्ड्स गलत है। बायन कहती है कि करण ये सारी ग्राउंडलेस रिकॉर्ड्स की बातों से बस उसके दिमाग को ट्रबल कर रही है। ये साफ है कि एम्परर को खोने का डर अभी बायन पर सवार है और वो करण की बातें पर भरोसा नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर एम्परर को उनका मास्टर मिल जाए तो वो उससे दूर हो जाएंगे। बायन का ये रिएक्शन देख करण के चेहरे पर थोड़ा पसीना आ जाता है। वो बायन को समझाने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन तभी बायन कहती है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, तुम जा सकती हो। तभी सुयन भी वहाँ आ जाती है और बायन को बताती है कि कॉन्कुबाइन ईतेम और हनबिया बायन से मिलना चाह रही है। बायन कहती है कि कॉन्कुबाइन करण थोड़ी देर में निकल रही है, उन्हें करण के जाने के बाद भेज देना। करण कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो चुपचाप रहती है, जैसे कि उसको पता है कि अभी उसको बायन को थोड़ा वक्त देना होगा। करण फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बायन सोचती है, मेरी माँ का बदला और एम्परर, ये दोनों ही चीज़ें मुझे अब तक ज़िंदा रखे हुए हैं। अगर मैं इनमें से कोई एक भी खो दूँ तो मैं टूट जाऊँगी। मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। मैं उन्हें किसी अनप्रूवन कहानी की वजह से नहीं खो सकती, कोई भी कहानी उनसे बढ़कर नहीं। बायन खुद से कहती है, मैं बहुत स्वार्थी हूँ और डरपोक भी, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि एम्परर का कभी भी कोई मास्टर हो सकता है जो मैं नहीं हूँ। उसकी आंखों में दुख और जिद दोनों होते हैं। मैं ये सब भूल जाऊंगी, मैंने कुछ सुना ही नहीं। हाँ, मैंने कुछ नहीं सुना।
कुछ ही देर बाद कॉन्कुबाइन ईतेम और हानबिया बायन से मिलने वहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।